नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय पाल यादव लेक्चरर में। प्यारे विद्यार्थियों, हम अब तक 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 1 का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। आपको भी लगातार अनवरत रूप से अपना अध्ययन जारी रखना है, रुकना नहीं है, क्योंकि कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। तो हमें हौसला बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अध्ययन को जारी रखना है, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें रिकॉर्ड तोड़ने हैं, अपने आप को नहीं तोड़ना है। तो आज हम पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने भारत में नाविक शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट नंबर 8 में भारत का वैभवपूर्ण अतीत अध्याय नंबर 1 और आज पार्ट नंबर 8 भारत में प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को 2 भागों में बांट लिया है। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है, तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया गया है। इतिहास में किसको सम्मिलित किया गया है? कि जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलापों को प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो 2 पार्ट में बांटा गया है मानव के क्रियाकलापों को, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ना लिखना सीखा तब से लेके वर्तमान तक के क्रियाकलाप, और पढ़ना लिखना सीखने से पूर्व के क्रियाकलाप किसमें? प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में रखे गए हैं। भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले हैं जहां पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, औजार, बर्तन एवं जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे स्थलों को उत्खनन में विद्वानों ने ढूंढा है और मानव के द्वारा प्रयोग में ली गई मानव के द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, औजार, बर्तन और जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। प्रारंभिक मानव था, अधिकांश उपकरण पत्थर के थे। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण किस धातु के बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं। प्रारंभिक मानव के जो उपकरण थे, औजार थे, वो किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। इस कारण इस समय के मानव को क्या कहा जाता है? पाषाण युगीन मानव कहा जाता है। जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा है, उसे पाषाण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, हथियार, औजार सभी किसके बने होते थे? पाषाण पत्थरों के बने होते थे। इस कारण इस काल को क्या नाम दिया गया? पाषाण काल नाम दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया है। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। देखिए, याद रखना, भारत में कहाँ पे? शिवालिक की पहाड़ियों में कितने लाख पुराने? 20 लाख वर्ष पुराने क्या मिले हैं? पाषाण उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में यह उपकरण के सामान्य पत्थर जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन धीरे धीरे इन उपकरणों में विकास हुआ। पहले तो पत्थर ही लगते थे,
लेकिन बाद में समय के साथ साथ इनका विकास हुआ और ये उपकरण पत्थर के उपकरण बनाए जाने लगे। तो भारत में कहाँ से मिले? शिवालिक पहाड़ियों से। कब मिले? कितने साल पुराने? 20 लाख वर्ष पुराने। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे हैं और सुगढ़ अच्छे गढ़े हुए भी नहीं हैं। इसलिए पुरा पाषाण काल को भी विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन पुरा पाषाण काल का वापस 3 पार्टों में विभाजन किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। यह विभाजन किसका है? पुरा पाषाण काल का। इस तरह के हथियार और औजार मिले हैं पाषाण काल के। ये देखो किसके बने हुए थे? पाषाण मतलब पत्थरों के बने हुए थे। पहले तो ये पत्थर जैसे ही दिखते थे, धीरे धीरे इनका विकास हुआ और इस तरह के औजार बनाए जाने लगे। ये कुल्हाड़ियाँ होती थी, हाथों से तैयार की जाती थी। इस तरह के पत्थर के उपकरण थे। पाषाणकालीन मानव ने हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई थी, ये इसका दिखाया गया है कि पहले इस तरह का पत्थर लिया, फिर उसको मनुष्य ने हथौड़े का आकार दिया, फिर लकड़ी या पत्थर के हथौड़े से धार बनाई इस पर, और नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़ों को हटाकर धारदार बनाया, फिर तैयार हाथ की कुल्हाड़ी की, और ये इस तरह से पत्थरों के औजार बनाए मानव ने, क्योंकि उस समय पत्थर ही उपलब्ध थे। अन्य धातुओं के बारे में मानव को पता नहीं था। तो ये अब है मध्य पाषाण काल। 3 पार्ट थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल युग में पत्थरों का आकार छोटा होता था। लघु आकार के कारण इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। क्यों? मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे आकार के उपकरण, पत्थर के छोटे आकार के उपकरण बनाए गए थे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरा स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं, उनसे इस काल का निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इन स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं 12,000 वर्ष पूर्व, और इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। मानव 12,000 वर्ष पूर्व आखेटक मतलब शिकार करके भोजन प्राप्त करता था, खाद्य संग्रहण करता था और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। कब? 12,000 वर्ष पूर्व। नदी के तटों में, झूलों के किनारे मानव लकड़ी की घास फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहने लगे। नदियों के किनारे क्यों? पानी की उपलब्धता के कारण। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो कहाँ पे विकसित हुई है? नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे मानव घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहने लगा
मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था। पहले कच्चा ही खाता था, धीरे धीरे वो खाद्य सामग्री को पकाने लगा। ये मध्यपाषाण काल की घटनाएं थी। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि की ओर अग्रसर हुआ और इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किए जो कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। ये घटनाएं किस काल की हैं? नवपाषाण काल की। पशुपालन करने लग गया, कृषि करने लग गया था। और कौन कौन से उपकरण बनाए? इनमें मुख्यतः कुल्हाड़ियाँ, बसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिल्लोड, औंखली आदि मुख्य थे। ये किसके बनाए? मानव ने पाषाण के बनाए, पत्थर के बनाए। यह उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसकर चिकना किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिककर रहने में बसने को मजबूर कर दिया और इसी के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। और जैसे ही मानव कृषि करने लगा, अब मानव खाद्य संग्राहक नहीं रहा, उत्पादन करने वाला बन गया। अब वो एक जगह टिक कर रहने लग गया और मानव क्या करने लग गया था? पशुपालन भी करने लग गया था। उसके उपकरण अब भी किसके बने हुए थे? पत्थर के। बर्तन किसके होते थे? मिट्टी के। नवपाषाण कालीन औजार और उपकरण, ये नवपाषाण काल में उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण हैं जो मानव उपयोग में लेता था। ये मिट्टी के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं और इन उपकरणों का प्रयोग मानव अपने दैनिक जीवन में, कृषि में और पशुपालन में करता था। प्राग ऐतिहासिक शैल कला। अब हम पढ़ेंगे प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट्स के बारे में कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो शैल कला थी, शैल मतलब गुफाओं के ऊपर जो चित्र बनाए गए थे उनके बारे में। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटी क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता था, उनमें रहता था। प्रारंभ में मानव वर्तमान की तरह घर बनाने नहीं जानता था और वो कहाँ रहता था? घास फूस की झोपड़ियों में बाद में रहने लगा। उससे पहले गुफाओं में, चट्टानों में बने हुए जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक आश्रय स्थल थे जिनको शैलाश्रय कहा जाता था, आदिकाल में मानव पर्वत और नदी घाटी क्षेत्रों में उन्हीं में रहता था। उच्च पुरापाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले हैं कि वो शैलाश्रयों में रहता था। शैलाश्रय की, शैल मतलब गुफाओं में, शैलाश्रय की छत और दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया और जिन्हें क्या कहा जाता है? शैल चित्र कहा जाता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है शैल चित्र किसे कहते हैं? शैल चित्र किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? शैलाश्रय की छत और दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया, जिन्हें क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की थी। तो मानव उस समय उसका विश्वास क्या था, वो उसके बारे में चित्रों से हमें पता लगता है। इनसे किनसे? शैलाश्रयों में बनाए गए चित्रों से प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। चित्रों को देख के हमें पता लग जाता है कि किसी के कमरे में किस तरह के चित्र लगे हुए हैं, कोई एक्ट्रेस को फॉलो कर रहा है या कोई धार्मिक व्यक्तियों को फॉलो कर रहा है या राजनीतिक व्यक्तियों को, वो किस तरह के चित्र लगाता है, उनसे हमें व्यक्ति के विचारों का पता लगता है। तो इसी तरह से उस प्रारंभिक मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी भी हमें उस मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रय के चित्रों से मिलती है।
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका फेमस है, वह पचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। शैल चित्रों ने तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है और हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान कराते हैं ये शैल चित्र। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदी क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है और इस दृष्टि से भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, विश्वविख्यात है और विश्व विरासत की श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया है। विश्व धरोहर है क्या भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद और विदिशा सागर, यहाँ से भी शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के में मिर्ज़ापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारा, आलनिया कोटा से, विलासगढ़, दर्रा, रावतबाटा, कपिलधारा बूंदी, विराटनगर जयपुर, हरसौरा अलवर व सामदा अलवर, इन स्थानों से भी शैल चित्र मिले हैं जिनसे हमें प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले? राजस्थान में बारा, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, रावतबाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर जयपुर में है ये विराटनगर, हरसौरा और सामदा दोनों अलवर में हैं। यहाँ से शैलाश्रय मिले हैं। प्रमुख रूप से कौन विख्यात है? भीमबेटका मध्य प्रदेश, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। ये देखिए भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं, और इस तरह के चित्र उन दीवारों पर मानव के द्वारा बनाए गए थे। ये जैसे हमें प्रतीत हो रहा है कि हिरण का चित्र है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि उस समय का मानव इन जानवरों के बारे में जानता था कि ये जानवर कौन से थे, क्योंकि उन्हीं के ये चित्र बनाए गए हैं। उनके धार्मिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें इनसे मिलती है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं और विश्व विरासत की श्रेणी में इनको सम्मिलित किया गया है। पुराविद V.H. सोनवने को चंद्रावती गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। मध्य पाषाण युग के जो उपकरण मिले उन पर रेखाएं बनाई गई थी। इसका कारण मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि ये किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। डॉक्टर V.S. वाकणकर इनका समय उच्च पुरापाषाण काल से मानते हैं। चंद्रावती गुजरात को यह चित्र अधिकांशतः लाल व गेरू रंग के हैं। शैल चित्रकला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है और इस हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं जो शैल चित्र मिले हैं उन पर रिसर्च करने के लिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन शैल चित्रों पर रिसर्च चल रहा है। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो पिछली काफ़ी देर से हम वीडियो को देख रहे हैं और अब हम उस वीडियो से संबंधित जो आपने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, क्वेश्चन पूछेंगे और आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण किसके बने हुए थे? बहुत इजी है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण कहाँ से मिले? मैंने 2-3 बार अंडरलाइन किया था। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। नाम लिखना है आपको कौन कौन से हैं। किस काल में मानव पशुपालन व कृषि कार्य करने लग गया था? पशुपालन भी करने लग गया था, कृषि कार्य भी करने लग गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान शैल चित्रों के लिए विश्वविख्यात है? अभी चित्र भी दिखाए थे। और प्राग ऐतिहासिक शैल कला का वर्णन कीजिए।
इस वीडियो से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और भविष्य में भी अन्य सभी हिस्ट्री के कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने के लिए तैयार किए गए हैं, तो आप इनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।